नमस्कार। असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और हमारी सहयोगी दिव्या हमारे साथ में है। तो जिस तरह से पल पल की खबर, सुबह जब 7 बजे 10 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हुआ, उसके बाद 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। जो 7 से 3 बजे तक मतदान होना था वो पूरा हो चुका है और अब शाम 5 बजे तक की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान जारी है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्या, क्या कुछ अभी तक का जो समीकरण है या अभी तक का जो अपडेट है क्या है? अभी देखा जाए, अगर बात करें सीटों की, तो अभी तक का जो वोटिंग परसेंट देखा जाए, जो पहले चरण का मतदान था, जो कि 10 अति संवेदनशील जो सीटें थी उनमें जो मतदान हुआ है, उसकी अगर बात करें तो 50% के आसपास जो मतदान है वो देखा गया है। वही अगर बात करें 10 जो संवेदनशील सीटें थी जिनका मतदान 8 से 5 बजे तक था, उनमें अभी मतदान जारी है। अभी आधे घंटे बस बाकी है और आधे घंटे बाद देखा जाएगा कि वहां की क्या स्थिति होती है। फिलहाल देखा जाए तो इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो वादों के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपना दमखम लगाया, वादे किए, दावे किए हैं। और अगर बात करें तो देखा जाएगा कि जनता को कौन सी पार्टी के वादे ज्यादा लुभाते हैं और किनके वादे ज्यादा असर करते हैं, ये तो फिलहाल नतीजे ही बताएंगे। जो दिव्या, जिस तरह से आप कह रही हैं, अभी तक का जो अपडेट आपने हमारे दर्शकों को दिया कि जो जहां 3 बजे तक वोटिंग होना थी वो परसेंटेज तकरीबन 50% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता हो कि कुछ और परसेंटेज बढ़ जाए उसमें, जब और धीरे धीरे जो क्या होता है कि 3 बजे तक जितने भी जो वोटर्स हैं वो पहुंच जाते हैं, उनको वोट डालने दिया जाता है। मुझे लगता है कि कुछ और यहाँ ऐसा इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ जहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होना है वहां पर वोटिंग चल रही है। लेकिन दिव्या, जिस तरह का ट्रेंड अभी तक का वोटिंग का रहा है वो काफी कम दिख रहा है, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में तकरीबन 77% 77% के आसपास वोटिंग हुई थी इन 20 विधानसभा सीटों की, जहां पर आज मतदान जारी है। क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है और तमाम तरह की चीजें, ये वो तकरीबन 10 से 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो तकरीबन 5 जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनसे इर्द गिर्द घूमते हैं। तो फिलहाल अभी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम नजर आ रहा है। दिव्या, कुछ और अपडेट आपके पास? जी, अगर हम देखे बात करें सबसे पहले दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा में करीब 52% चल रहा है। वहीं अगर बस्तर की बात करें तो 65% के आसपास जो है वोटिंग परसेंट देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें कोंटा से, तो कोंटा में भी 50% ही वोटिंग परसेंटेज देखा गया है। कवर्धा की बात करें तो अभी और कम है, 50% से भी कम देखा गया है, वहां मात्र 42%। और डोंगरगांव की बात करें तो 62% के आसपास देखा गया है। खैरागढ़ में भी 64% के आसपास देखा जा रहा है। अगर एक अंदाजा लगाया जाए, एक एवरेज निकाला जाए, तो लगभग 50 से 55 जो है वो अभी एवरेज चल रहा है। बिल्कुल। और दिव्या, जिस तरह से आप अपडेट दे रही हैं अलग अलग विधानसभा सीटों पर, जहां पर 65% के आसपास वोटिंग परसेंटेज है, उसको हम बेहतर कह सकते हैं। लेकिन जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है, 50% के आसपास दिख रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है और मतदाताओं में जिस तरह से वहां पर उत्साह होना चाहिए था, जिस तरह से उत्साह होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में जितनी ज्यादा वोटिंग होगी, मुझे लगता है उतना बेहतर इस लोकतंत्र के महापर्व को हम कह सकते हैं। निश्चित तौर पर जहां पर 50% से कम या 50% वोटिंग परसेंटेज है, उसको हम कम कह सकते हैं। कौन से ऐसे कारण है? क्योंकि दिव्या, लगातार ये बात हम करते आए हैं अलग अलग चर्चाओं में, अलग अलग डिबेट में, कि बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर तमाम अन्य दल जो मैदान में है, तमाम तरह के जतन किए गए, लेकिन कुल मिलाकर लंबे समय से देखा गया कि कहीं ना कहीं जो वोटर है, वहां का जो मतदाता है, वो साइलेंट नजर आया। हालांकि भूपेश बघेल सरकार की बात करें, भूपेश बघेल सरकार लगातार ये कहती आई है कि हमने तमाम सारे विकास कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी काम किए हैं, और उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे खड़गे की बात कर लें हम, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, लगातार ये दावे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन को लेकर छत्तीसगढ़ के मैदान में रही
और आगे भी है, क्योंकि ये तो दिव्या अभी 20 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है, 90 सीटें छत्तीसगढ़ में है, 70 सीटें अभी बाकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की बात करती रही है। वो कहती है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में रहेगी तो और तेजी के साथ डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन वोट परसेंटेज आखिर क्यों अभी नजर आ रहा है? राजेश क्या जी, ये देखा जाए तो सबसे बड़ी बात नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और दूसरी बात कही जाए तो सुदूर वनांचल क्षेत्र जो है उनसे मेन मुद्दा उठता है, क्योंकि वहां जो है वोटिंग की काफी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो दिक्कत है, सबसे बड़ी है कि चुनौती, जो मतदाता है उनको जागरूक करना, जो कि चलिए दिव्या हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका IND 24 में। आवाज मिल रही है प्रशांत जी हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, बहुत स्वागत है आपका। सीधा सा सवाल, अभी तक जो ट्रेंड दिखा है वोटिंग का, आप उसको किस तरह से लेंगे? ये बेहतर है या फिर अगर 2018 से हम कंपैरिजन करें तो कम नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जो 3 बजे आंकड़े जारी हुए थे, उसमें सिर्फ बीजापुरी ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे वोटिंग का परसेंटेज एकदम डाउन हुआ है जी। बाकी जगह आप देखेंगे तो सब जगह लगभग 60% के आसपास है। सबसे कम आंकड़ा दंतेवाड़ा का 51% दिखता है और कोंटा का 50%। लेकिन बीजापुर में जो आंकड़े हैं वो एकदम गिर गए हैं, 30% के आसपास आ गया है। यहाँ से महेश गागड़ा और विक्रम मांडा भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है उसे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कम वोटिंग हुई है यहाँ पे। एक जगह नक्सलियों की और STF की और की मुठभेड़ की सूचना भी आई थी जी। और ये बताया जा रहा था कि नक्सलियों ने मतदान केंद्र को घेर लिया है। हालांकि जो पुलिस से सूचना, जो जानकारी जारी की गई है, तो ये कहा गया था ऐसी कोई बात नहीं है और नक्सली भाग गए हैं जी। लेकिन प्रशांत जी लेकिन बेहतर बात आप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जब 2018 से इसको देखते हैं, क्योंकि इन्हीं 20 विधानसभा सीटों का आंकड़ा अगर हम देखें तो तकरीबन 77% के आसपास उस समय वोटिंग हुई थी। ये वही क्षेत्र है, वही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये वही आदिवासी बेल्ट का क्षेत्र है। फिर इस बार क्या कुछ रहा? क्योंकि लगातार ये मैं बात करता रहा हूं, आप भी लगातार एनालिसिस करते आए होंगे कि अपनी तरफ से, चाहे वो कांग्रेस, सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य दल हो, लगातार तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में रहे। क्या वोटर साइलेंट रहा, वोटर खुल के नहीं आया? यही वजह है कि कुछ 18 के मुकाबले कम नजर आ रहा है ये आंकड़ा। देखिए, आंकड़े ऐसे हैं कि अभी फाइनल आंकड़ा आया नहीं है, लेकिन अंतागढ़ में 65% हो गया है, भानु प्रतापपुर में 68% हो गया है, कांकेर में 68% है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि 2018 के मुकाबले अभी तक का आंकड़ा कम दिख रहा है। और भाजपा ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादे 2018 के मुकाबले 23 में भाजपा ने जो लिखे थे, जो कांग्रेस पहले वादा कर चुकी थी और जिसको कांग्रेस ने बहुत कहना है कि बहुत हद तक उसने पूरा भी किया है। तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो सर्वे में भी आ रहा था कि जो 26 सीटें अंबिकापुर की या बस्तर की हैं, जहां पे बम्पर फायदा हुआ था कांग्रेस को, इस बार वो फायदा दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिसमें बस्तर की सीटें बहुत सारी ज्यादा हैं, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार भाजपा जिस हिसाब से पिछले बार साफ हो गई थी, तो इन आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाजपा वहां पे साफ हो जाएगी। ये अलग बात है। क्या जिस तरह से प्रशांत जी आप बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी कुछ बेहतर गेन करेगी 2018 के मुकाबले? क्योंकि अभी तो आंकड़ा बड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास में है। प्रशांत दुबे जी, सबसे पहली बात, अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि बीजेपी जो है वो कुछ अलग करने जा रही है, तो क्या लग रहा है, क्या ऐसा खास है जो बीजेपी करने जा रही है और जिससे वोटिंग प्रतिशत जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज पिछले बार बस्तर में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी और भाजपा को 1 सीट मिली थी। इस बार जिस प्रकार से 5 साल में कार्यकाल हुआ है, भाजपा ने वहाँ जो मेहनत की है और जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, टिकट बांटा गया है, उसके बाद से ये सूचना आ रही थी कि भाजपा वहां से करीब 4 से 5 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस को वहां पे उसका नुकसान होता दिख रहा है। 7 सीटों के आसपास जा सकती है, 7-5 का या 8-4 का भी आंकड़ा हो सकता है। जैसे बीजापुर में पिछले बार के जो मंत्री थे, महेश गागड़ा वन मंत्री थे,
तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति अच्छी है, वो जीत सकते हैं। हालांकि ये अनुमान है, अभी से ये कह पाना ठीक नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो पिछले बार वो 2018 के चुनाव में 13 में जीते थे, 18 में हार गए थे, 23 में फिर उनकी जीतने की संभावना है। वो मंत्री भी रह चुके हैं। इसके इसके अलावा पंडरिया सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। जगदलपुर में हो सकता है क्या प्रशांत जी, सवाल है इस बात को लेकर, आपने कहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर गेन इस बार कर सकती है इन 20 सीटों की जहां पर आज मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की बात करती रही है। वो कहती रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो डेवलपमेंट विकास तेजी के साथ होगा। वहीं अगर हम भूपेश बघेल सरकार की बात करें, वो लगातार कहते रहे कि भूपेश है तो भरोसा है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का जो फार्मूला है कुछ असर करता हुआ वहां पर दिख रहा है, या फिर जो भरोसे की सरकार रही है उसका बोलबाला दिखा? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो उसको दूसरे नंबर पर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसका प्रतिनिधित्व तो ज्यादा दिखता है। भूपेश सरकार ने किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई, जिसका फायदा भूपेश सरकार को दिख रहा है। वहीं शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में अपेक्षाकृत भाजपा सरकार के कम डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शहरी प्रशांत जी, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं शहरी इलाकों की, तो ये जो 20 सीटें हैं वो नक्सली से जुड़ी हुई हैं, अति संवेदनशील हैं और ये सुदूर वनांचल क्षेत्र में है ये जो सीटें हैं। तो यहाँ अगर बात करें विकास की, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो देखा जाए जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको देखकर क्या लग रहा है कि कितना असर करेगा? निश्चित रूप से सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छा काम किया है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कई इलाकों में प्रत्याशियों को लेकर अलग अलग प्रकार का विरोध देखने को मिला था, जिसका असर यहाँ पर दिख रहा है। और अभी जो भाजपा का घोषणा पत्र आया है, भाजपा के घोषणा पत्र में भी उसने जो 2018 में जो चीजें छोड़ दी थी उन चीजों को 2023 में शामिल किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जब दोनों पार्टियां एक बार लगभग घोषणा पत्र जारी करती हैं तो पब्लिक का मूड बदलने का प्रयास करता है और पब्लिक हो सकता है कि दोनों पार्टी में से दोनों बराबर प्रत्याशियों को चुने, तो उसका फायदा यहाँ पे भाजपा को दिख रहा है घोषणा पत्र के हिसाब से। और कुछ चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई, वो सामान्य बात है, सरकारें 100 में 100 काम पूरा नहीं कर पाती, तो प्रत्याशियों का चयन और जो कुछ चीजें छूट गई जिससे लोग नाराज थे, तो उसका लिहाजा दिखेगा। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा को कुछ चीजों का फायदा ये बस्तर वाले इलाकों में तो निश्चित रूप से होगा। क्या प्रशांत जी, अगर इसे इलेक्शन को हम देखें, लंबे समय से हमने देखा कर्नाटक में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कांग्रेस का भ्रष्टाचार को लेकर आरोप रहे। वही मुझे लगता है कि उसका उलट देखे छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को लगातार भ्रष्टाचार के मामले पर घेरती आई है। इसका कुछ असर देखा जा रहा है, या इसका कुछ असर दिख रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितना असर होगा ये नहीं कर पाऊंगा कि इन जो 20 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो लगभग ना कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो शहरी इलाकों में आती है, बाकी लगभग ग्रामीण इलाके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे का अगर असर दिखेगा भी तो इसके बाद जो 70 सीटों पर चुनाव होने वाली है, जो इस तरफ के इलाके हैं, जो शहर से लगे हुए हैं, ग्रामीण इलाके हैं, शहर है, इसमें ज्यादातर शहरी इलाके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझते हैं, ज्यादा चीजों को सुनते देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो हो सकता है कि उस भ्रष्टाचार का असर इन 70 सीटों पर देखने को मिले। लेकिन जिन सीटों पर आज चुनाव 7 तारीख को वोटिंग हो रही है, ये बहुत ही ग्रामीण इलाके हैं, बहुत दूर के इलाके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा प्रभाव इन सीटों पर पड़ेगा। प्रशांत जी, कई सीटें हाई प्रोफाइल भी हैं, कई मंत्री इन 20 सीटों में मैदान में है, कई जो वर्तमान मंत्री या इसके अलावा पूर्व मंत्री की बात की जाए तो कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें भी है। अगर कैंडिडेट सिलेक्शन की हम बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कितना अहम रहा है, किस तरह से सिलेक्शन देखें इन 20 सीटों की अगर बात की जाए तो? देखिए, यहाँ पर तो जिन सीटों पर जो मंत्रियों की बात की जाए तो इसमें कवासी लखमा का, मोहन मरकाम का, कांग्रेस ने पहले क्या दिया था कि जो मंत्री उनका टिकट नहीं काटा जाएगा, तो कवासी लखमा, मोहन मरकाम तो पहले से फिक्स थे कि उनको सीट मिलेगी। लेकिन मोहन मरकाम का लोकल स्तर पर विरोध था, बहुत सा कुछ लोग राजधानी आए थे और ये विरोध कर रहे थे कि मोहन मरकाम को टिकट मत दिया जाए। कवासी लखमा को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कवासी लखमा पहले भी वहां पे विजय रहे हैं और अभी भी
लगभग ये माना जा रहा है कि 81 लाख में चुनाव जीत जाएंगे। जी ये आज जिन चीजों पर वोटिंग हो रही है उसमें एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है राजनांदगांव की, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी वहां से विधायक रह चुके हैं। 29 उम्मीदवार भी हैं प्रशांत जी, 29 उम्मीदवार भी मैदान में है यहाँ पर जी। तो राजनांदगांव सीट हाई प्रोफाइल सीट है जी। वहाँ पे गिरीश देवांगन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनका ननिहाल वहाँ पे उनको टिकट जी। दिया गया है जी। देवांगन समाज को साधने के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो राजनांदगांव की सीट का जो खबरें आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस इस बार वहां पे कुछ उलट कर करे और जीत बच जाए जी। हालांकि रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका वहां पे अच्छा दिव्या को सवाल लेना चाहेंगे जी। प्रशांत जी, मेरा ये सवाल था आपसे कि जैसे अभी आपने घोषणा की बात की है, अभी आपने थोड़ी देर पहले घोषणा की बात की, तो देखिए अगर दोनों ही पार्टी की घोषणाओं की बात करें तो दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, तो अपनी तरफ से लगा बहुत बड़े बड़े वादे किए और देखा जाए तो दोनों के वादे और दावे में सिर्फ 19-20 का ही अंतर देखा जाएगा। प्रशांत जी, मेरा आपसे सवाल ये चल रहा था कि देखिए दोनों ही पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ने अपने अपने तरफ से वादे कर रखे हैं और अगर देखा जाए तो दोनों ही वादों में 19-20 का सिर्फ अंतर देखा जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस का दो बड़े वादे हैं, कर्ज माफी और फ्री बिजली का, और बीजेपी की बात करें तो जो हर साल 12,000 रुपए के देने के जो वादे हैं, क्या लग रहा है कितना बड़ा दांव है ये? देखिए घोषणा पत्र जो जारी हुआ है भाजपा और कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस इस मामले में प्लस है कि उसने कर्ज माफी की घोषणा की है। लेकिन भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने यह ट्वीट किया था और ये आरोप भी लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते नजर आए हैं कि भाजपा जो कांग्रेस जो कर्ज माफी करेगी वो किस प्रकार की कर्ज माफी करेगी। उनका कहना है कि कई प्रकार की कर्ज माफी होती है। बाद में आप फ्री बिजली को लेकर भी उन्होंने एक वादा किया है प्रशांत जी। फ्री बिजली को लेकर भी एक जो वादा है वो किया गया है बड़ा। फ्री बिजली था, वो बिजली बिल का हाफ तो 2018 में भी था उनका, बिजली बिल हाफ ये वाला मामला पहले भी था और अभी उन्होंने 200 यूनिट जो फ्री है, जो गरीब परिवार है उनको 200 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों को लेकर जो बात आई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाजपा ये कह रही है कि वो एक मुश्त भुगतान करेगी, जो भी धान खरीदी होगा उसका एक मुश्त भुगतान करेगी, जो अभी तक छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं हो पाया है। क्योंकि जो किसानों को धान बेचने के बाद कुछ समय बाद किस्तों में पेमेंट होता है, भाजपा का कहना है कि हम टेबल पेमेंट करेंगे, एक इधर धान बेचिए उधर पैसा ले जाइए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कर्ज माफी वाली बात है, जो 2018 में जिसके दम पर सरकार बनी थी, वो अभी भी कर्ज माफी कांग्रेस ने लिखी है, लेकिन कांग्रेस ने ये क्लियर नहीं किया कि कर्ज माफी कैसी होगी। इस पर अजय चंद्राकर या भाजपा के दूसरे का हमेशा आरोप लगाते रहे कि कर्ज माफी कैसे होगी, ये क्लियर कीजिए। तो हालांकि कांग्रेस ऐसा प्रशांत जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि देखा जाए चुनावी मैदान की बात है तो बीजेपी कांग्रेस तो सबसे आगे हैं इस चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार देखा जाए तो कई और पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी भी है और अभी बीएसपी वगैरह कई पार्टी हैं, और अगर देखा जाए तो इस बार उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा हैं। क्या लग रहा है कितना टक्कर होगा, कितना कड़ा मुकाबला देखा जाएगा? सरकार बनाने के मामले में ऐसा है कि यहाँ पे सरकार या तो भाजपा की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, दूसरी पार्टियों का कोई वर्चस्व नहीं है। क्या प्रशांत जी, जिनका जिक्र दिव्या कर रही हैं, किसी का गुणा गणित ही बिगाड़ सकते हैं? चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीएसपी की बात कर लें, उससे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, हमार पार्टी, आप, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कई प्रकार की पार्टियां चुनाव लड़ रही है, पहले भी लड़ती आई है। इसमें आपकी नई एंट्री है और वो जो हमार करके पार्टी अरविंद नित्याम जी ने बनाई, उसकी नई एंट्री है। ये कई सीटों पर इनके प्रत्याशी अच्छे हैं जो अच्छा वोट ले सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि प्रत्याशी कितना मीट मिलता है और वो भाजपा को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस प्रशांत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में तमाम इलेक्शन देखे होंगे। इस बार की फाइट आप किस रूप में देखे? क्योंकि 2018 में तो एक तरफा ट्रेंड रहा और यही कारण है कि 68 सीटें कांग्रेस ने जीती, वहां पर सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 मिली। इस बार का ट्रेंड किस तरह से आपको नजर आ रहा है? क्या कम बैक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है या जो मुकाबला है बेहतर है, या किस तरह से देखते हैं इस बार का ये मुकाबला आप? देखिए 2018 में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें तो निश्चित रूप से नहीं मिल रही है, ये तो लगभग तय है। हालांकि ये 3 दिसंबर को तय हुआ किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड समझ में आया प्रत्याशियों को देखकर, चुनाव को देखकर, ये तय है कि कांग्रेस 67 सीटों के आसपास तो नहीं जा रही है, उसकी सीटें कम हो रही है और भाजपा की सीटें 15 के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लगभग आप ये मान लें कि 2 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना तक सीटें उसकी बढ़ सकती हैं और वो 40-42 सीटों तक, 45 सीटों तक जा सकती है।
अभी तक की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और वो आंकड़ा 50, 52, 51 नेट टू नेट रहेगा। और अगर ऊंट इस करवट चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी इस तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट IND24 पर। आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब वो समय भी बिल्कुल दिव्या क्लोज होने जा रहा है। 5 मिनट सिर्फ बाकी है हमारी जी, देखा जाए तो सिर्फ 5-6 मिनट बाकी हैं, कुछ ही समय बाकी है और 5 मिनट बाद ये जो है मतदान है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद समझ में आएगा कि कितने वोटिंग परसेंट क्या थी। और जो चलिए जो नतीजा है, दिव्या इस खास पेशकश में बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।